अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी यूरिया साइकिल के हवाले से। यूरिया साइकिल का नाम आपने पहले भी जो है वो डिस्कस किया होगा। आज हम लोग जो है उसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, थोड़े से एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे और कुछ क्रूशियल स्टेप्स को जो है वो हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हम जानते हैं कि अमाइनो एसिड, अगर हम लोग प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो प्रोटीन की जब भी डिग्रेडेशन होगी तो अमाइनो एसिड्स बनेंगे, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स की जब फर्दर डिग्रेडेशन होगी तो उसमें से हमारे पास जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं अमाइनो ग्रुप। इस अमाइनो ग्रुप को जो है ना वो बड़ी एहतियात के साथ बॉडी से निकालना होता है। उसकी रीज़न ये है कि ये NH2 जो अमाइनो ग्रुप होता है, ये NH3 के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया के अंदर, और अमोनिया जो है ना किसी भी लिविंग सेल के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। ठीक है। सो अगर किसी सेल के अंदर अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाए तो वो सेल सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है। सो बॉडी के किसी भी सेल के अंदर अगर प्रोटीन की अमाइनो एसिड्स की ब्रेकडाउन हो रही है, ठीक है, तो उसमें अमोनिया की प्रोडक्शन होने जा रही है और वो अमोनिया की जो है ना फिर हम लोगों ने डिग्रेड रिमूवल जो है वो बड़ी एहतियात से करवाना है। तो यूरिया साइकिल के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इस अमाइनो ग्रुप को जो है ना वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जो फॉर्म जो है ना वो लेस टॉक्सिक है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये जो यूरिया है ये कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। सो तकरीबन हमारे पास जो है ना वो 90% तक जो नाइट्रोजन अमोनिया अमाइनो ग्रुप आ रहा है हमारे पास, या यूरिया प्रोड्यूस हो रही है, वो अमाइनो एसिड से ही प्रोड्यूस हो रही है। बाकी सारे जो 10% है उसमें फिर न्यूक्लियोटाइड वगैरह और दूसरे कुछ कंपाउंड आ जाते हैं जहाँ से जो है वो अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज हो रहा है। अच्छा जी, इसमें जो है ना वो अमोनिया का जब हम लोग सॉरी यूरिया का जब हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि दो अमाइनो ग्रुप्स हैं, एक ये अमाइनो ग्रुप है और एक ये सेकेंड अमाइनो ग्रुप्स है। अब ये जो तीन चीजें हैं, तीन मेजर ग्रुप्स हैं, दो अमाइनो ग्रुप्स और तीसरा जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप। ये तीनों का कंपाउंड जो है ना इनके सोर्सेज सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला जो नाइट्रोजन है ना यूरिया का, वो तो आता है फ्री अमोनिया से। ठीक है, ये फ्री अमोनिया भी कहाँ से आ रही है ये भी हम लोग जो है ना वो बाकी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है ना वो एस्पार्टेट से आ रहा है। ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप जो है वो आ रहा है अमोनिया से और दूसरा आ रहा है स्पार्टेट से, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये हमारे पास जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। क्रेब्स साइकिल में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज होती है। सो ये तीनों कंपाउंड जो है वो मिलकर जो है ना वो अमोनिया सॉरी यूरिया की प्रोडक्शन जो है वो कर रहे हैं। और फिर देन इस यूरिया को ये प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, यूरिया जी लिवर के अंदर। लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है, लेकिन रिलीज जो है वो कहाँ से हो रहा है, किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से ये रिलीज हो रहा है। ठीक है ना। सो प्रोडक्शन हाउस लिवर में और देन किडनी के थ्रू जो है उसकी रिलीज है। अच्छा जी, ये सारे का सारा जो है ना वो साइकिल है। इस साइकिल में जो है ना वो जो मेजर कंपोनेंट्स आपने आज तक पढ़े होंगे ना, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। पहले उस ब्रीफ से साइकिल को पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑर्निथिन था, ऑर्निथिन से आपको पता था सिट्रोलिन बन रहा है, सिट्रोलिन के बाद जो है वो एस्पार्टेट बन रहा था, एस्पार्टेट के बाद आर्जिनोसक्सिनेट, आर्जिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन और आर्जिनिन से दोबारा से जो है ना वो सिट्रोलिन। ये साइक्लिक, ये वो नाम है जो कि आप लोगों ने जो है ना वो इंटरमीडिएट में भी आपने डिस्कस किया हुआ, सिंपल सिंपल कंपाउंड्स। अब बात करते हैं साइकिल के स्टार्ट की, कि साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अच्छा जी, साइकिल के जो है ना वो दो पार्ट है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो है ना वो दो पोर्शन है। एक जो है वो ये साइटोसोलिक पोर्शन है, और ये सिर्फ और सिर्फ छोटा सा पोर्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसीड कर रहा है। ठीक है, सिर्फ ये जो फर्स्ट टू रिएक्शन है ना ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोसीड कर रहे होते हैं। रिमेनिंग सारे जो एंजाइम्स हैं वो लिवर सेल के जो है ना वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। सो बात स्टार्ट करते हैं जी फर्स्ट टू रिएक्शन से, कि फर्स्ट टू रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो फर्स्ट कार्बन है ना वो उसकी फ्री जो फर्स्ट अमोनिया है वो फ्री, यूरिया के अंदर जो फर्स्ट अमाइनो ग्रुप था वो फ्री अमोनिया से जो है ना वो आ रहा है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा जी, ये जो है ना वो यहाँ पर फ्री अमोनिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में दो एटीपी, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बना देते हैं कार्बोमाइल फॉस्फेट।
यहाँ पर एक कंपाउंड नजर आ रहा है आपके, जैसे अमाइनो ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप आया हमारे पास एटीपी से। ठीक है, एटीपी दो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे एटीपी के यूज हो रहे हैं, जिसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाता है और एक फॉस्फेट ग्रुप जो है उसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड एक बनता है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इसमें ये एनर्जी ड्रिवन है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ रही है, इसमें एटीपी लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो है ना ये जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप भी बनता है इस पूरे के पूरे यूरिया साइकिल का। अगर कार्बोमाइल फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो ये यूरिया साइकिल जो है वो प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ये स्टार्ट नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, इस एंजाइम के कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस ये एंजाइम है जो कि इस तीनों कंपाउंड को आपस में मिलाकर जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है, जिसका नाम है जी कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस। ठीक है, कहते हैं द एंजाइम हैज एन एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट फॉर एन एसिटाइल ग्लूटामेट व्हिच सेट्स एज एन एलोस्टेरिक एक्टिवेटर। एक्टिवेटर किसे कहते हैं, जो किसी भी चीज को, किसी भी जो है ना वो प्रोसेस को एनहांस कर देता है। एलोस्टेरिक एक्टिवेटर ऑब्वियसली ये जो है ना एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करता, एक्टिव साइड से अलग जो साइड्स होती हैं उनके ऊपर जाकर बाइंड करता है। होप्स हो कि आपने बायोकेमिस्ट्री 1 के अंदर डिस्कस किया होगा एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स के हवाले से। सो ये ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट इसके साथ आके बाइंड करता है, तो ये एंजाइम जो है ना एक्टिवेट हो जाता है और ये इन तीनों कंपाउंड्स को जो है ना वो कोवलेंट बॉन्डिंग के साथ जोड़कर कार्बोमाइल फॉस्फेट की फॉर्म में जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑर्निथिन मौजूद है, ये कंपाउंड जो है ना वो सेकंड अपना रिएक्शन परफॉर्म करेगा और ये कंपाउंड जो है उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा और ये फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज, ये दोनों ये जो है ना वो ऑर्निथिन को इसके साथ जोड़ देंगे। अब ऑर्निथिन अब जो है ना वो सिट्रोलिन आ गया है और ये सिट्रोलिन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा 4 स्टेप के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर सिट्रोलिन जो है वो आ गया। अब ये जो सिट्रोलिन साइटोप्लाज्म में जब आ जाएगा तो ये कंबाइन होगा एल एस्पार्टेट के साथ। ठीक है, अब ये एस्पार्टेट क्या है, ये एक अमाइनो एसिड है, ठीक है ना, और ये अमाइनो एसिड जो है वो कहाँ से बनता है, ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि हमें पता है कहाँ पर मौजूद होता है, आई गेस तो नाम सुना सुना सा लग रहा है। ऑक्सैलो एसीटेट क्रेब्स साइकिल का एक बड़ा ही क्रूशियल कंपाउंड है। जब हमने ये बात पढ़ी थी लास्ट टाइम, जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था कि बहुत से जो करेब साइकिल है वो एक मेटाबॉलिक हब है, वहां पर बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं वो आकर मर्ज होते हैं, जिसमें से अमाइनो एसिड्स का मेटाबॉलिज्म भी एक है। हमने वहां पर दो मेजर क्रूशियल कंपाउंड्स पढ़े थे, एक अल्फा कीटोग्लूटारेट पढ़ा था और एक ऑक्सैलोएसीटेट पढ़ा था, कि ये दो वो मेजर पॉइंट्स हैं जहां पर ज्यादातर अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से लिंक कर रहे हैं, इसी तरह से लिंक कर रहे हैं कि ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो कन्वर्ट होता है एस्पार्टेट के अंदर। अ, अब इसमें जो है ना वो क्वेश्चन वाली बात ये है कि ऑक्सैलो एसीटेट जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें तो किसी किस्म का कोई अमाइनो ग्रुप नहीं था, तो ये अमाइनो ग्रुप कहाँ से आया? ये अमाइनो ग्रुप जो है ना हमारे पास ग्लूटामेट से आया। ग्लूटामिक एसिड एक दूसरा अमाइनो एसिड है, ठीक है। सो एक अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो ट्रांसफर कर रहा है ऑक्सैलो एसीटेट को और वो बना रहा है एस्पार्टिक एसिड के अंदर, यानी एस्पार्टेट बना रहा है। सो यहाँ से हम लोगों को ये पता लगा कि एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के अंदर भी चेंज हो सकता है। तो वो जो हम लोग बात पढ़ते आ रहे हैं ना कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सो एक्चुअली वो ये चीज होती हैं कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को कन्वर्ट करके किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी दूसरे कंपाउंड को बना सकते हैं। ठीक है, और जो अमाइनो एसिड किसी दूसरे अमाइनो एसिड से बन जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर खुद ब खुद, उनको हम लोग जो है ना वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एस्पार्टेट जो है वो खुद ब खुद हमारी बॉडी के अंदर बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की कैटेगरी से बिलोंग करता है। सो ये अब ये सेकंड अमाइनो ग्रुप जो है ना वो इस यूरिया साइकिल के अंदर ऐड होने जा रहा है। एक अमाइनो ग्रुप इसके पास पहले से मौजूद था, सो ये दूसरा अमाइनो ग्रुप जो है वो एस्पार्टेट के थ्रू एंटर होगा। अगेन यहाँ पर एटीपी ड्रिवन कंपाउंड है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस सॉरी आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, यहाँ पर भी एटीपी यूटिलाइज होगा और हमारे पास बन जाएगा आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट ये एक कंपाउंड बनेगा जिसके पास दो अमाइनो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क ये है आर्जिनो सक्सिनेट लाइज का।
आर्जिनोसक्सिनेट लाएज, ये एंजाइम्स के नाम से ही आपको समझ आ रही है, वो सिंथेटेज था, वो बनाने जा रहा था, ये लाएज है तो ये ब्रेक डाउन करने जा रहा है, और ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को जो है ना वो तोड़ देगा और इस कंपाउंड को जो है वो सेपरेट करवा देगा। अब ये फ्यूमारेट को यहाँ से बाहर निकाल देगा और यही फ्यूमारेट बाद में मैलेट, और मैलेट से जो है ना वो ऑक्सैलो एसीटेट बनाने में मौजूद कारगर साबित होगी। देन बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारे पास बन जाएगा आर्जिनिन। अब ये आर्जिनिन एक और अमीनो एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्जिनिन की भी प्रोडक्शन हो रही है, मतलब ये कि आर्जिनिन भी हमारी बॉडी के अंदर खुद से प्रोड्यूस हो सकता है, तो ये भी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो ये आर्जिनिन जो है वो दोबारा से क्या होगा, आर्जिनेज एंजाइम है। आर्जिनेज एंजाइम इससे जो है ना ये यूरिया कंपाउंड अब बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है, इसको जस्ट गिव ऑफ करना है और अब कार्बोनाइल ग्रुप ऐड करना है। तो वाटर की मौजूदगी में लाएज जो होती है, आर्जिनेज जो है वो वाटर की स्प्लिटिंग करेगा यहाँ पर, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ मौजूद हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो इस अमोनिया के साथ आ जाएंगे और देन हमारे पास ऑर्निथिन बन जाएगा। ऑर्निथिन भी एक अमीनो एसिड है और ये ऑर्निथिन रीजनरेट हो जाएगा यहाँ पर, और क्योंकि इसी ऑर्निथिन ने दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर होकर जो है वो साइकिल को इनिशिएट करना है, तो ये वापस चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास साइटोसोल के अंदर ये यूरिया की प्रोडक्शन हो जाएगी। सो ये जो था हमारे पास एक पूरे का पूरा जो है ना वो यूरिया साइकिल था, कि किस तरीके से ये यूरिया साइकिल जो है वो प्रोसीड कर रहा है। मैं इसको जल्दी से रिपीट करने जा रहा हूँ जी, कि फ्री अमोनिया, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों एटीपी की मौजूदगी में मिलेंगे, कार्बोमाइल फास्फेट बनाएंगे, कार्बोमाइल फास्फेट जो है वो ऑर्निथिन के साथ मिलेगा, ऑर्निथिन जो है वो इसको कन्वर्ट कर देगा सिट्रोलिन, सिट्रोलिन माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर आएगा, सिट्रोलिन जो है वो एस्पार्टेट के साथ ज्वाइन करके जो है वो आर्जिनोसक्सिनेट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो उसकी ब्रेक डाउन होगी और फ्यूमारेट बाहर निकल जाएगा और देन आर्जिनिन मॉलिक्यूल बन जाएगा। आर्जिनिन मॉलिक्यूल की मजीद ब्रेक डाउन होगी आर्जिनेज एंजाइम के थ्रू और देन हमारे पास यूरिया जो है वो रिलीज हो जाएगी। ये सारे का सारा प्रोसेस हो रहा था कहाँ पर जी, लिवर के अंदर। अब यूरिया प्रोड्यूस हो गई, तो नेक्स्ट टास्क क्या है जी, कि यूरिया ने जो है ना वो लिवर से निकलकर ब्लड के अंदर आएगा, ब्लड से फिर जो है ना वो किडनी जो है उसको फिल्टर करेगी और किडनी जो है वो रिलीज कर देगी यूरिया को यूरिन के थ्रू। सो ये हमारे पास कंप्लीट एक जो है ना वो यूरिया साइकिल पर चल रहा है। हम मजीद इसकी जो है ना वो कुछ डेप्थ के अंदर देखते हैं, कुछ मजीद क्रूशल स्टेप्स हैं जिनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। वो इसी के स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा कि ये किस तरीके से बनता है। हम लोगों ने ये देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और एटीपी मिलकर जो है ना वो कार्बोमाइल फॉस्फेट जो है वो बनते हैं। इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो है ना एक तो एटीपी के दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, ये एनर्जी ड्रिवन मॉलिक्यूल स्टेप है। अगर ये एनर्जी ड्रिवन स्टेप है तो इसका मतलब कि ये जो है ना वो एक क्रूशियल स्टेप है, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। अगर एनर्जी लगानी पड़ी है इस स्टेप को करने में तो इसको टाइम भी लग रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के तौर पे सामने आ रहा है। अच्छा जी, जो मैंने लास्ट में बताया था कि वो जो फ्री अमाइनो ग्रुप आता है, ठीक है, वो जो यहाँ पे फ्री अमाइनो है, ये अमाइनो ग्रुप कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग देख सकते हैं क्रैश साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ से हमें जो है वो मिल सकती है ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। फ्री अमाइनो ग्रुप कहाँ से आया, सॉरी अमोनिया, फ्री फर्स्ट जो अमोनिया थी जिसने अमाइनो ग्रुप बनाना है वो कहाँ से आया था, वो कार्बोमाइल फॉस्फेट के अंदर वो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन ऑफ ग्लूटामेट से बनता है। ग्लूटामेट एक कंपाउंड है जो कि हमारे पास अगेन एक अमाइनो एसिड है, इसकी जब रिमूवल किया जाता है अमाइनो ग्रुप से तो हमारे पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट रीजनरेट किया जाता है। अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो है ये वही कंपाउंड है जो क्रैश साइकिल के अंदर लिंक कर रहा होता है अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म को विद जो है ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सो ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से ब्रेक करवा कर रिलीज किए जाते हैं फ्री अमोनिया की फॉर्म में और इसी फ्री अमोनिया को जो है ना वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाने में जो है वो यूज किया जाता है। सो एक ये भी बात मैंने बता दी कि फर्स्ट टू रिएक्शन जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं, मतलब बाकी तमाम के तमाम रिएक्शन जो है वो साइटोसोल के अंदर प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट है जी फॉर्मुलेशन ऑफ सिट्रोलिन। ऑर्निथिन और सिट्रोलिन जो है ना वो बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो कि यूरिया साइकिल के अंदर बना रहे हैं। ऑर्निथिन जो है वो पीछे से फिर दोबारा से रीजनरेट कर दोबारा दिया जाता है। अच्छा जी, सिट्रोलिन के बारे में हम लोगों ने ये ऑलरेडी पढ़ लिया कि सिट्रोलिन जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करना है साइटोप्लाज्म के अंदर।
सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट जो है वो दोबारा से इसके अंदर भी जो है ना वो एक साइड मैकेनिज्म जो है वो एक साइड पाथवे मिलता है जिसमें इस आर्जिनोसक्सिनेट को प्रोड्यूस करना है। उसमें हम लोगों ने कहा था कि सिट्रोनिन जो है वो कंबाइन करता है एल एस्पार्टेट के साथ। एल एस्पार्टेट कैसे बनता है वो हमने कहा था कि फ्यूमारेट, फ्यूमारेट मैलेट, ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं ये क्रेब्स साइकिल के कंपाउंड्स हैं। और देन ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट भी क्रेब्स साइकिल का कंपाउंड है। ये ऑक्सैलोएसिटेट इस ग्लूटामेट के साथ मिलेगा और ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप ले लेगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूटामेट जो है ना वो फ्री अमाइनो या फ्री अमोनिया की फॉर्म में भी बनाता है, फ्री अमोनिया के फॉर्म में भी अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो रिजनरेट करता है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यही ग्लूटामेट जो है वो अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो इस ऑक्सैलो एसिडेट को देकर एस्पार्टेट के अंदर भी कन्वर्ट हो रहा है। सो ग्लूटामेट यहाँ पर जो है वो मल्टी फंक्शनल कंपाउंड के तौर पे जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। और एस्पार्टेट फिर इसके साथ मिलेगा और अगेन ये एक एटीपी जनरेट जो है ना वो ड्रिवन मॉलिक्यूल है। देखो आप लोग कि इस यूरिया पूरे यूरिया साइकिल में दो ही जगह के ऊपर जो है ना वो एटीपी यूज हुआ है और उन दोनों जगह के ऊपर जो है ना हम लोगों को अमोनिया जो है वो ऐड करना पड़ी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप था कार्बोमाइल फास्फेट का बनाना, तब भी हम लोगों को एटीपी लगाना पड़ रहा था क्योंकि हम लोग एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को जो है ना वो ऐड कर रहे थे फर्स्ट अमोनिया के मॉलिक्यूल को। ठीक है। अब यहाँ पे हम सेकंड अमोनिया का मॉलिक्यूल ऐड करने जा रहे हैं तब भी हमें एटीपी लगाने पड़ रहे हैं। सो अमोनिया की एडिशन जो है ना वो एक एटीपी ड्रिवन जो है वो मॉलिक्यूल है, सॉरी रिएक्शन है। तो ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी आप लोगों को कि जिन स्टेप के ऊपर अमोनिया ऐड हो रहा है वहां पर एटीपी जो है वो लगानी पड़ रही है। देन आ रहा है जी क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। ये जो है ना वो दो कंपाउंड रिलीज करेगा, आर्जिनिन और फ्यूमारेट। ठीक है। फ्यूमारेट जो है वो दोबारा से क्रैब साइकिल के अंदर यूज हो जाएगा और इसकी ऑक्सैलोएसिटेट की जो है वो रीजनरेशन में यूज हो जाएगा। जबकि जो आर्जिनिन है ये आर्जिनिन जो है वो इस यूरिया साइकिल को जो है वो आगे प्रोसीड करेगा जिससे यूरिया और ऑर्निथिन की जो है ना वो रीजनरेशन होगी। सो ये थे हमारे पास यूरिया साइकिल के सारे रिएक्शन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नहीं कि व्हाट इज द फेट ऑफ यूरिया। यूरिया बन गया है, यूरिया यहाँ का क्या करना है। यूरिया लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है और किडनी के थ्रू जो है ना ये बॉडी से रिलीज होगा। ठीक है। रेगुलेशन जो फर्स्ट स्टेप था हमारे पास कार्बोमाइल फॉस्फेट का सिंथेसिस 1, मैंने कहा था कि ये जो है वो रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसकी रीजन ये थी कि उसको सिर्फ एटीपी नहीं था चाहिए बल्कि एटीपी के साथ एक और एक्टिवेटर चाहिए था, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर चाहिए था जिसको एन एसिटाइल ग्लूटामेट कह रहे हैं। यानी कि इस कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 एंजाइम को दो चीजें चाहिए, एटीपीज भी एक्सेप्ट रिएक्टेंट्स एटीपी चाहिए और साथ में जो है ना वो एन एसिटाइल ग्लूटामेट चाहिए। इसलिए ये कंपाउंड को, इसलिए ये रिएक्शन जो है ना वो रेट लिमिटिंग रिएक्शन के तौर पर जो है वो सामने आता है। सो यहाँ तक इसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। होप्स सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिस पॉइंट की समझ नहीं आई, जिस पॉइंट क्लियरेंस नहीं हुई, आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।